वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वाट एंड हाउ चैनल। आज की इस वीडियो में आप हॉलीवुड की टॉप मूवी दी किंग की मुकम्मल स्टोरी के बारे में जानेंगे। नाजरीन, 15वीं सदी के दौरान बादशाह हेनरी फोर्थ, जो कि अपने बड़े बेटे हेनरी को बादशाही सौंपना चाहता था, लेकिन बड़ा बेटा अपने बाप की सल्तनत के चलाने के निज़ाम से बागी होकर बाप से दूर अपने दोस्त जॉन फेल्स्टॉफ के साथ हर रोज़ शराब पीता और रंगरलियां मनाता था। फिर एक वक्त आता है और मरने के करीब होता है बादशाह, और अपने बड़े बेटे हेनरी को बागी होने की वजह से दरबार में बुलवाकर सबके सामने कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम बादशाह नहीं बनोगे, बल्कि तुम्हारा छोटा भाई थॉमस ही सल्तनत संभालेगा। फिर सल्तनत के अंदर ही बादशाह हेनरी के खिलाफ बरसी नामी शख्स बगावत करता है, जिसने लड़ने के लिए बादशाह के छोटे बेटे थॉमस को भेजा जाता है। जब ये खबर हेनरी को मिलती है तो उसका भाई जंग लड़ने जा रहा है, तो वो अपने भाई के लिए खौफजदा हो जाता है और उसको जंग लड़ने से मना करता है कि इस जंग की वजह से कई लोगों की जानें चली जाती हैं। थॉमस इसकी बात नहीं मानता, लेकिन हेनरी इसका हल ये निकालता है कि पर्सी को 1-in-1 लड़ने का कहता है, और इस दौरान हेनरी पर्सी को मार देता है। वो काफ़ी ज़्यादा इंसानी जानें ज़ाया होने की बजाय सिर्फ एक बागी के मरने से ही बड़ी तबाही टल जाती है। इसमें थॉमस अपने बड़े भाई से नाराज़ हो जाता है और कहता है कि यह मार्का मैंने लड़ना था, जबकि इसका सारा क्रेडिट अब तुम ले गए हो। जिस पर हेनरी उसको समझाता है कि लड़ाई और जंग से सिर्फ जानी नुकसान होता है और कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन बादशाह का चीफ जस्टिस हेनरी के पास इतला लेकर आता है, हेनरी तुम्हें अपने बाप से जाकर मिलना होगा, क्योंकि वो बस अपनी तबई मौत मरने वाला है और तुम्हारा छोटा भाई थॉमस एक जंग में मारा जा चुका है। हेनरी अपने बाप से जाकर बड़े गुस्से से मिलता है और मरते हुए बादशाह को कहता है कि ये जितनी खूनरेज़ी हुई है, ये आपके गलत फैसलों और जंगों का नतीजा है। और मरता हुआ बादशाह अपने बेटे को यही कहता है कि तुम्हें ही बादशाह बनना होगा। फिल्म में आगे हेनरी की ताजपोशी की जाती है और क्रिश्चियन मज़हब के तहत पादरी वेबसाइज करते हैं, और आखिरकार हेनरी को बादशाह बनना पड़ता है। हेनरी को बादशाह बनने पर दूसरी किंगडम्स की तरफ से गिफ्ट्स भेजे जाते हैं, जो वो अपनी बहन ड्यूको फिटनमार्क और अपने कज़न ड्यूको फेमरज में बांट देता है। एक तोहफा दोफन ऑफ फ्रांस की जानब से आता है, जिसमें एक अदद गेंद तोहफे के तौर पर भेजी जाती है। बादशाह के वज़ीर हेनरी को एहसास दिलाते हैं कि यह तोहफा बादशाह की तौहीन है और इस पर हमें फ्रांस को सख्त जवाब देना चाहिए, और हो सके तो जांच भी करनी चाहिए, जिस पर हेनरी ऐसा करने से मना कर देता है। एक सीन में दिखाया जाता है कि हेनरी की बहन इसको मशवरा देती है कि अब तुम बादशाह बन गए हो तो आगे के फैसले अक्लमंदी से करना। इसके बाद एक और तरीके से हेनरी को उकसाया जाता है कि इंग्लैंड को फ्रांस से जंग करनी चाहिए। पर एक फ्रांसीसी शख्स को दिखाया जाता है जिसको ये टास्क देकर भेजा गया था कि वो इंग्लैंड जाकर बादशाह हेनरी को मार दे, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो जाती है। बादशाह इस असैसियन से खुद जाकर मिलता है। बादशाह को इस सारे प्लाट का पता होता है और वो अपने कज़न योको कैम्ब्रिज को सजाए मौत दिलवा देता है। फिल्म में आगे चलकर बादशाह के वज़ीर हेनरी को कन्विंस कर लेते हैं कि हमें फ्रांस पर हमला करना चाहिए। एमपी फैसला करता है कि अब हम फ्रांस के साथ जंग करेंगे, और वो अपने पुराने दोस्त जॉन सेल्स्टिफ को अपनी फ़ौज ज्वाइन करने का कहता है, और जॉन ही वो शख्स होता है जिस पर हेनरी मुकम्मल एतमाद कर सकता है। जॉन का किरदार तारीख में नहीं मिलता, बल्कि ये शेक्सपियर की कहानियों में से लिया गया है। हेनरी की क़यादत में इंग्लैंड की फ़ौज फ्रांस पहुंच जाती है। वहां हेनरी की मुलाकात फ्रांस के बादशाह चार्ल्स के बेटे डोफन ऑफ फ्रांस से होती है, जिसमें एमडी फ्रांसीसी शहजादे को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जंग में काफ़ी जानी नुकसान होगा, इसकी बजाय सरेंडर कर दो, या सिर्फ कहता है कि या तो सरेंडर कर दो या सिर्फ हम दोनों लड़ते हैं। अगर मैं हार गया तो इंग्लैंड की सारी फ़ौज वापस चली जाएगी, और अगर तुम हार गए तो हम फ्रांस पर कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन फ्रांसीसी शहज़ादा ये ऑफ़र ठुकरा देता है और जंग का कहता है। इसी दौरान फ्रांसीसी शहज़ादा इंग्लैंड की फ़ौज के साथ दो बच्चों को मारकर एक का सर काट कर उसको
ہینیچکو کو بھجواتا ہے، جس پر ہنری بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی فوج کو لڑنے کا کہتا ہے اور فرانسیسی قیدیوں کو جان سے مارنے کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ بادشاہ ہنری اپنے ایک سپاہی کو فرانس کی جنگی تیاریوں کا پتہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، جو آ کر بتاتا ہے کہ فرانس کی جنگی تیاریاں انگلینڈ سے کافی زیادہ ہیں، جس پر ہنری کے وزیر جنگ بند کر کے واپس جانے کا مشورہ دیتے ہیں، جبکہ ہنری کا بااعتماد دوست جان جنگ لڑنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اور رات کو ہونے والی بارش کی صورت میں ایک جنگ کی حکمت عملی کا کہتا ہے، جس پر سب راضی ہو کر صبح کو جنگ کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں۔ جان کی جنگی حکمت عملی کا دار و مدار رہتی ہے اور انگلینڈ کی فوج وہ جنگ جیت جاتی ہے اور ہنری فرانسیسی شہزادے ڈوسن کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد ہنری فرانس کے بادشاہ سے ملتا ہے اور فرانس کا بادشاہ ہنری کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے اور اپنی بیٹی کیتھرین آف ویلیو کو ہنری کی خدمت میں شادی کے لیے پیش کرتا ہے۔ جس کے بعد ہنری کی کیتھرین سے ملاقات ہوتی ہے، جس میں وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس نے انگلینڈ کی فوج کے ساتھ فرانس پر حملہ اس لیے کیا کیونکہ فرانس نے ہنری کو بادشاہ بننے کے موقع پر ایک تضحیک آمیز تحفہ کی صورت میں ایک گیند بھیجی اور قتل کرنے کے لیے ایک اسیسین کو بھیجا، جس پر کیتھرین کہتی ہے کہ اسے نہ اس نے بھیجا، نہ اس کے بھائی نے بھیجا اور نہ ہی کوئی بال تحفے کے طور پر بھیجی، اور کیتھرین اس کو بتاتی ہے کہ اتنے کرسچنز کا خون بہانے کے بعد تمہیں کیا حاصل ہوا، جس پر ہنری سمجھ جاتا ہے کہ وہ جنگ سے جتنا دور بھاگ رہا تھا اتنا ہی قریب آ چکا ہوتا ہے، اور اس سب کے پیچھے اس کے ایڈوائزرز، وزیر اور چیف جسٹس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہنری اپنے چیف جسٹس کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اس کی انگلینڈ اور فرانس میں کتنی زمینیں اور جائیدادیں ہیں، اور پھر ان دونوں کا مکالمہ ہوتا ہے، جس پر جسٹس اس کو کہتا ہے کہ جو تم امن چاہتے تھے وہ تمہیں مل چکا ہے اور امن جنگ کا بعد ایسے ہی آتا ہے۔ ہنری اپنے جسٹس کو فرانس کے خلاف جنگ پر اکسانے اور اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے جرم میں اسے وہیں قتل کر دیتا ہے، اور ہم آخری سین میں دیکھتے ہیں کہ اتنے دھوکے کھانے کے بعد ہنری کیتھرین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ مجھ سے سچ بولو گی، جس پر وہ اس سے ہمیشہ سچ بولنے کا عہد کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔